खबर मुंबई से है। महाराष्ट्र सरकार का तीसरा बजट पेश हुआ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बजट पेश किया है। विधानसभा में 2022-2023 का बजट पेश किया गया है और इस बजट में आपको बता दें, गरीब, किसान और उद्योग पर खास फोकस किया गया है। साथ ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लोगों को भी बजट से काफी उम्मीदें थी। रियल सेक्टर को मिल सकता है बूस्टर डोज और युवाओं पर और महिलाओं पर भी यहां पर खास फोकस किया गया है। राज्य में डिप्टी सीएम के पास वित्त विभाग है, तो यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बजट पेश किया है विधानसभा में और 2022 और 2023 का ये बजट पेश हुआ है, जिसमें गरीब, किसान और उद्योग पर खास फोकस किया गया है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लोगों को भी बजट से उम्मीदें हैं और रियल सेक्टर को भी बूस्टर डोज इस बजट में मिल सकता है। और आपको बता दें, युवाओं और महिलाओं पर भी यहाँ पर खास फोकस किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले, राज्य में डिप्टी सीएम के पास वित्त मंत्रालय है। तो अहम जानकारी आपको मुंबई से दे रहा है, जहां महाराष्ट्र सरकार का तीसरा बजट पेश होने वाला है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बजट को पेश किया है। विधानसभा में 2022 और 2023 का बजट पेश किया गया है। गरीब, किसान और उद्योग पर खास फोकस इस बजट में। और इसके अलावा आपको बता दें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लोगों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। रियल सेक्टर को भी बूस्टर डोज इस बजट में मिल सकता है और इसके अलावा युवाओं और महिलाओं पर भी खास फोकस किया गया है। राज्य में डिप्टी सीएम के पास वित्त विभाग है। तो अहम जानकारी आपको मुंबई से दे रहे हैं, जहां महाराष्ट्र सरकार का तीसरा बजट पेश हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बजट को पेश किया है। विधानसभा में 2022 और 2023 का बजट पेश किया गया है और आपको बता दें, इस बजट में गरीब, किसान और उद्योग पर खास फोकस किया गया है और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लोगों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। रियल सेक्टर को भी इस बजट में बूस्टर डोज मिलने की उम्मीद है और साथ ही युवाओं और महिलाओं पर भी इस बजट में खास फोकस किया गया है। हर वर्ग को साधने की कोशिश इस बजट में की गई है, चाहे वो युवा वर्ग हो या फिर महिलाएं हो, सबका यहाँ पर खास ध्यान रखा गया है। राज्य में डिप्टी सीएम के पास वित्त विभाग है। तो अहम जानकारी आपको मुंबई से दे रहे हैं, जहां महाराष्ट्र सरकार का तीसरा बजट पेश हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस बजट को पेश किया है और विधानसभा में 2022 और 2023 का ये बजट पेश हुआ है। और इस बजट में आपको बता दें, गरीब, किसान और उद्योग पर खास फोकस किया गया है। और बात अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जाए तो इन लोगों को भी इस बजट से बेहद उम्मीदें हैं। रियल सेक्टर को भी इस बजट में बूस्टर डोज मिलने की उम्मीद जताई गई है और इसके अलावा युवाओं और महिलाओं पर भी इस बजट में खास फोकस किया गया है। राज्य के डिप्टी सीएम के पास वित्त विभाग है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, राजन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, सबसे पहले ये बताइए, इस बजट से आम लोगों को जो उम्मीदें थे, ये बजट उस उम्मीद पर खरा उतरा या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर आज जिस तरीके से महाराष्ट्र की जो जनता है वो इसी पल का इंतजार कर रही थी कि कब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बजट पेश करेंगे। और देखिए, अभी जो है थोड़ी देर के बाद बजट तो हालांकि पेश हो चुका है 2 बजे ही जी। और इसमें जो अच्छी बात है वो है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कोरोना काल रहा और ऐसे में 11,000 करोड़ रुपए का बजट है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ा बजट है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। और देखिए, जो और एक इसमें बातें हैं कि जो गाय हैं उनकी देखभाल के लिए कहा गया कि एक योजना लाई जाएगी, तो ये एक अच्छी बातें हैं। और उसके अलावा जो है स्किल की एक योजना बनाई गई है, ताकि जो यूथ हैं वो स्किल, उनके हाथ में स्किल आए। तो ऐसे काफी सारी योजनाएं हैं। बिल्कुल राजन, यहाँ पर आपने जिक्र किया कि कोरोना की वजह से जो हेल्थ को इस बार इस बजट में हेल्थ पर फोकस किया गया, ऐसे में ही बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है और कोरोना की वजह से ये बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ा है। तो क्या कुछ इस बजट में युवाओं के लिए खास रहा? तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां महाराष्ट्र सरकार का तीसरा बजट पेश हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस बजट को पेश किया है और विधानसभा में 2022 और 2023 का ये बजट पेश हुआ है, जिसमें गरीब, किसान और उद्योग पर खास फोकस किया गया है और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लोगों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुई है। इन 4 राज्यों में पार्टी को मिली जीत का जश्न मुंबई के अलग अलग जगह पर मनाया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वहीं मुंबई की सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। तो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है, जिसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं मुंबई की सड़कों पर भी बुलडोजर दौड़ता हुआ नजर आया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहां ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए भी नजर आए और जीत का जश्न मनाते हुए यहां पर भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। और वहीं उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में चुनाव के नतीजे घोषित होने पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। इसकी खुशी में नासिक रोड पर बीजेपी मंडल के कार्यकर्ताओं ने बिटको चौराहे पर जमकर जश्न मनाया। इस दौरान ढोल ताशे बजाकर नृत्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां भी बांटी और जमकर जश्न मनाया। और पूरे नासिक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने होली से पहले ही जीत के रंगों की होली मनाई। तो तस्वीरें आपको महाराष्ट्र के नासिक से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों पर यहां पर वो नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और जीत का जश्न यहां पर मना रहे हैं। बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उत्साहित नजर आ रहे हैं। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है और नासिक रोड पर भी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए। और वहीं मुंबई से सटे पालघर जिले में स्थित नाला सोपारा में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है, जिसके बाद कार्यकर्ता यहां पर थिरकते हुए नजर आए और वहीं कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाते हुए बाइक रैली भी निकाली। तो 4 राज्यों में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है, जिसके बाद से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने यहाँ जीत हासिल की है, जिसके बाद से कार्यकर्ता यहाँ पर ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए नजर आए और वहीं कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाते हुए बाइक रैली भी निकाली है। जनता ने दिखा दिया है कि जातवाद और परिवारवाद कभी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ अब इस देश में राष्ट्रवाद चलेगा। राष्ट्रवाद को उन्होंने आज बर्दाश्त करना। और मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, यूपी में शिवसेना की जमानत जब्त हुई है। यूपी चुनाव परिणाम पर बोले आदित्य ठाकरे, मैं सभी जीते नेताओं को बधाई भी देता हूं, हिम्मत और हौसला कम नहीं हुआ है, हम खामियों को दूर करेंगे, आदित्य ठाकरे ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा है अगले 5 साल में कड़ी मेहनत करेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 37 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उनकी जीत के लिए शिवसेना ने एड़ी से चोटी का जोर भी लगाया था, जिसमें प्रचार करने के लिए शिवसेना से युवा नेता आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत, कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर सांसद विनायक राउत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत समेत कई ऐसे नेताओं ने प्रचार किया था। इस चुनाव में लड़े उम्मीदवार करके हो और भी जो विधायक बने उनका सभी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। जहां अलग पार्टीज आगे आई, जैसे पंजाब में आप आई है, उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। सर, आप खुद यूपी गए थे प्रचार करने के लिए, गोवा में आपने पूरी ताकत लगाई थी शिवसेना ने, क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ कम रहे? यही कहना चाहूँगा कि ताकत और हिम्मत कम नहीं हुई, बड़ी है, उत्साह बढ़ा है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है कि अभी जो भी खामियां थी वो पूरे हम दूर करेंगे। जो भी वहाँ यूनिट्स थे, रीजनल यूनिट्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करेंगे। एक संगठन पे अभी हम फोकस करेंगे और अगले 5 सालों में आप देखेंगे कि वहाँ भी हमारा इम्पैक्ट अच्छा होगा। सर, महाविकास आघाड़ी पर कितना असर होगा? लास्ट क्वेश्चन, महाविकास आघाड़ी पर अच्छा खासा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, सभी साथ में है और देश में आप देख रहे हो जहाँ जहाँ कोई तीसरा एक फेस आगे आ रहा है, जैसे पंजाब में आप हो या फिर बंगाल में टीएमसी हो, वैसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार है और मजबूत है। और
और वहीं देश भर के दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भारत सरकार की विविध योजनाओं के माध्यम से इस साल 5000 दलित महिला उद्योजक बनाने का संकल्प किया गया है। और जम्मू के चेयरमैन और दलित इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स के संचालक पद्मश्री मिलिंद कांबले ने कहा कि देश भर में हम हमारी संस्था की ओर से कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, इस तरह की और कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इससे दलित समाज की आर्थिक स्थिति दुर्बल महिलाओं के लिए अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रयास भी करेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इससे महिलाओं को उद्योग धंधे में आगे आना चाहिए, जिससे देश की एक नई पहचान बन सके। इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य में दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पुणे में एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पे किया था। एम्पावरिंग वुमन एंटरप्रेन्योरशिप, सेलिब्रेटिंग वुमन एंटरप्रेन्योरशिप, इस थीम पर यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसको भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती अलका अरोरा, जो ARI एग्री रूरल इंडस्ट्रीज़ को देखती है, तो वो आई थी और उन्होंने मार्गदर्शन किया। महाराष्ट्र के सभी इलाके से लगभग 100 वुमन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ आई हुई है। और वहीं पिंपरी चिंचवड़ शहर में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मध्यवर्ती कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां उनका चांदी का गदा देकर स्वागत किया गया। इस दौरान पिंपरी चिंचवड़ में मनसे पार्टी के सभी नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं राज ठाकरे ने कार्यालय का उद्घाटन किया और कार्यकर्ताओं से भी यहां बातचीत की। बता दें कि महापालिका चुनाव को लेकर मनसे की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वहीं गोवा में विधानसभा चुनाव 2022 के तहत 40 विधानसभा सीटों के परिणाम घोषित किए गए हैं। राज्य में बीजेपी एक बार फिर से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बता दें कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस और गठबंधन ने 12 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। वहीं महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने 2, आम आदमी पार्टी ने 2, रिवोल्यूशनरी गोवा पार्टी ने 1 सीट हासिल की है। इस क्रम में 3 निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। और वहीं राज्य के दोनों जिलों में मतगणना को लेकर जिला चुनाव अधिकारी की तरफ से खास योजना बनाई गई थी। पहली बार उत्तरी गोवा में पणजी के 1 से 19 विधानसभा सीटों के लिए और दक्षिण गोवा जिले के 20 से 40 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 8 बजे एक साथ मतगणना की गई। आपको बता दें कि राज्य में 28 जनवरी 2022 तक कुल नामांकित मतदाता 11,64,522 थे, जिसमें से 9,53,932 लोगों ने अपना वोट डाला। जानकारी के मुताबिक राज्य में ईवीएम, पोस्टल बैलेट और ETPBS समेत कुल प्रतिशत की गणना की गई। और वहीं इस मतगणना के दौरान राज्य में किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली, जबकि केवल पूंडा विधानसभा क्षेत्र में MGP प्रत्याशी ने वोटों की दोबारा गिनती पूछी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जावेद शाह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। गोवा में विधानसभा चुनाव 2022 के तहत 40 विधानसभा सीटों पर नतीजे भी सामने आ चुके हैं, क्या कुछ और जानकारी आपके पास जावेद? जी देखिए, मैं आपको बता दूं शिवानी कि बीजेपी को यहाँ पे बीजेपी जो है तो बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। बीजेपी ने 20 सीटों पे जीत हासिल की है। तो वही कांग्रेस, जिस कांग्रेस की एग्जिट पोल में बताया जा रहा था कि कांग्रेस को बहुमत मिल सकता है, कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है, और उसी के परिणाम इस तरीके से सामने आए कि बीजेपी को 20 सीटों पे जीत हासिल हुई है और कांग्रेस को 11 सीटों पे जीत हासिल हुई है। वही आम आदमी पार्टी की 2 सीटें यहाँ गोवा में निकली है। तो GFP की 1 सीट और RGP की 1 सीट, तो वही निर्दलीय 3 सीट पे, निर्दलीय जो अपक्ष उम्मीदवार थे उन्होंने 3 सीट पे जीत हासिल की है। और MGP की बात की जाए तो MGP ने 2 सीट पे जीत हासिल की है। वही बात की जाए शिवसेना की और TMC और NCP की, तो इन तीनों ने मिलके भी यहाँ पर खाता नहीं खोला है। बिल्कुल, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा में 2 सीटें हासिल की है।
जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने गोवा में 2 सीटें हासिल की है, जी। 2 सीट पे यहाँ पर उनको जीत मिला है। लेकिन आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से परिणाम मिलना चाहिए था, उसके बिल्कुल उसके बिल्कुल विकल्प यहाँ पर आम आदमी पार्टी को परिणाम मिला है। जी। गोवा में आम आदमी पार्टी की सिर्फ 2 ही सीटें चुनकर आई है। बिल्कुल जावेद, आम आदमी पार्टी यहां 2 ही सीटों पर अपना कब्जा जमा पाई, लेकिन जावेद इस क्रम में यह भी कहा जा रहा है कि 3 निर्दलीय प्रत्याशियों की यहां पर जीत भी दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अपक्ष के जो 3 उम्मीदवार हैं, निर्दलीय है, जी। तो उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है और उसी के बेस पर ही कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी बीजेपी की तरफ से, तो उसमें दावा किया गया है देवेंद्र फडणवीस और उसके अलावा जो डॉक्टर प्रमोद सावंत है सीएम बीजेपी के, तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी 3 अपक्ष उम्मीदवारों को साथ में लेकर ही सरकार बनाएगी। क्योंकि आपको बता दूं कि जी। गोवा में टोटल कुल 40 सीटें हैं और किसी को भी सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की जरूरत पड़ती है। जी, जी। तो बीजेपी जो है तो 20 सीटों पे जीत हासिल की है बीजेपी ने, तो बीजेपी को समर्थन की जरूरत है। तो ऐसे में बीजेपी का दावा यह है कि जो अपक्ष उम्मीदवार है उनको साथ में लेकर सरकार बनाई जाएगी गोवा में। बिल्कुल शिवानी। जावेद, हालांकि सभी पार्टियों से आगे यहाँ पर बीजेपी चल रही है और बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने के लिए क्या कुछ अब आगे तैयारी कर रही है, क्या कुछ जीत के बाद से बीजेपी की रणनीति है? देखिए बीजेपी को अगर से देखा जाए तो बीजेपी फिलहाल राज्यपाल को बीजेपी ने एक पत्र दिया है और समय मांगा है जी। और साथ ही बीजेपी ने ये दावा भी किया है कि जो अपक्ष उम्मीदवार है 3 वो उनको समर्थन देने के लिए तैयार है। तो देखने जैसी बात होगी कि अब बीजेपी किसके समर्थन को लेकर, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव के पहले ही कहा था कि अगर से उनको बहुमत नहीं मिलता है जी। तो वो एमजीपी को साथ में लेकर सरकार बनाएंगी। लेकिन कल प्रेस में जब प्रेस हुई तो प्रेस में उन्होंने दावा किया है जी। कि बीजेपी 3 अपक्ष उम्मीदवारों को साथ में लेकर सरकार बनाएगी और चलिए। सरकार बनाने के लिए उनके पास में सीधा और सरल रास्ता है, क्योंकि जी। वो बहुमत से सिर्फ 1 सीट ही कम है। बिल्कुल। शिवानी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका जावेद। तो गोवा में विधानसभा चुनाव के परिणाम के नतीजे आ चुके हैं। 40 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन ने 12 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशियों की यहां पर जीत भी दर्ज की गई है।